ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। घूम गए दिमाग, वापस सुनो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सुन लो लाइन को ढंग से। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो, बहुत सारी क्लासेज आप तक पहुंच गई हैं, बहुत सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इनऑर्गेनिक की भी क्लासेज आ गई हैं आपके पास। देखो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक की जान है, ये मान लीजिए। दीज आर द हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा कहना है कि अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से किया है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अभी एक चैप्टर है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो देखो, एनटीए ने सिलेबस में चेंजेस किए हैं, आपको मालूम है कि बहुत सारी चीजें कट गई हैं। तो अब लेकिन सिलेबस में चेंज होने के बाद नीट का जो पेपर अब होने वाला है, ये इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा इन ब्लॉक से, ये अभी देखो क्लियरली कह पाना सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री है ही, केमिस्ट्री में कोई भी चीज किसी भी चीज से आइसोलेट नहीं होती, सब कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई चीज पी ब्लॉक साइड से नहीं आ रही है तो हो सकता है वो पीरियोडिक टेबल की साइड से पूछ ली जाए आपसे, केमिकल बॉन्डिंग साइड से पूछ ली जाए, तो मतलब रिस्क मत लेना। देखो, मेरा कहना तो ये है कि मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स आपको समझाऊंगा, ठीक है, वो तो अपन करेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक, ज्यादा उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, इधर उधर से कहीं भी कोई किताब या एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को तो आप एक बार देखें, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं कौन सी चीज पूछ ले। देखो, कोई मालूम थोड़ी ना है उनका कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे। वैसे तो हमको पता है कि भाई ये चीजें कट गई हैं, हमने देख भी लिया, लोगों ने पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिए हैं ऑनलाइन एनटीए की जो साइट है उस पे भी दे रखा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रिस्क ना लें, एक दो रिवीजन तो आप जो है कर ही लें पूरा। और किससे कर लें? एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से करें। अब देखो, मैं आपको पी ब्लॉक के कुछ काम के चुनिंदा टॉपिक और कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे कि देखो, पी ब्लॉक में हम सब जानते हैं पी ब्लॉक क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होता है पी ब्लॉक। बोरोन से लेके यहाँ तक देखो, इनर्ट गैस तक की पूरी जो ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे, ये सब के सब जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स माने जाते हैं। अब पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रटो मत रटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बाउंड्री पे जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ना, इनको तो आप याद करना विद देयर एटॉमिक नंबर। जैसे He का एटॉमिक नंबर मैंने 2 लिखा है, Ne का 10, Ar का 18, Kr का 36, Xe का 54, Rn का 86, Og का 118। इसी तरह बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का, बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह इस फैमिली में आ जाओ, बोरोन फैमिली में ये 5, 13। बीच वालों के आप भले ही याद ना रखें, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो कम से कम बाउंड्री पे जो एलिमेंट्स हैं उनको तो याद रखें। अब देखो, बहुत सारी चीजें तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में समझा चुका हूं, इसलिए बहुत सारा तो अब इसमें दिमाग नहीं लगाना, फटाफट से इनको देख लेना। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिसिटी के अंदर पड़ी थी हमने, मेटेलिक नॉन मेटेलिक नेचर की बात की थी वहां पे। तो हमने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ती है और मेटेलिक टेंडेंसी घटती है। तभी तो पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनमें ज्यादातर नॉन मेटल्स, हालांकि इनमें जो है मेटेलॉइड्स भी हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की कैटेगरी ज्यादा है, इसके अंदर नॉन मेटल्स ज्यादा मिलेंगे आपको यहाँ। इसके अलावा इनके अंदर मेटेलिक टेंडेंसी भी होती है। नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और थोड़े से मेटेलिक टेंडेंसी वाले हैं, जैसे ये मेटेलिक टेंडेंसी दिखाते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक नेचर बढ़ती है। मेटेलिक नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। अब एक समस्या और आती है पी ब्लॉक के अंदर, हेवियर एलिमेंट्स के अंदर, नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर, जो मैं बता चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसे आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं कि भाई ऊपर वाले एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है
उसी ग्रुप में नीचे नीचे जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी से या ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा रहती। मतलब नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऊपर वालों से 2 कम रहती है। एक पेयर इनर्ट रहता है उनका। एस जो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस की ओर हाईली अट्रैक्ट होने की वजह से वो इनर्ट हो जाते हैं, डोनेट नहीं हो पाते, इसलिए वो केमिकल प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो वो एक इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का भी देखो सिंपल सा है। फिजिकल स्टेट सबकी, अब फिजिकल स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो कोई गैसियस एलिमेंट है तो कोई सॉलिड एलिमेंट है। तो जनरली तो देखो गैसियस और सॉलिड एलिमेंट्स ही ज्यादा मिलेंगे, लिक्विड एलिमेंट्स भी हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो कम है। फिर भी इनकी फिजिकल स्टेट्स आपको याद रखनी है कि भाई बोरोन किस स्टेट का मिलता है, कार्बन नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन, अब जानते हैं नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऐसे HENEAR के सबके सब इनर्ट गैस है, तो गैसियस एलिमेंट्स है। तो गैसियस एलिमेंट्स हैं, कोई लिक्विड एलिमेंट है, जैसे मरकरी है, मरकरी Hg, अब वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो ये छोटे छोटे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपको लर्न करनी है। एटॉमिक रेडियस के बारे में बताएं, तो अब ये कोई नई चीज नहीं है। अब मैं तो देखो वैसे आपको बता रहा हूं, मुझे मालूम है आप भी वीडियो को फटाफट स्किप करके देखोगे, क्योंकि ये चीजें तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो इनमें ज्यादा आप टाइम खराब नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। समय कम है तो अपन बहुत ज्यादा इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल स्टेट के बाद एटॉमिक रेडियस में भी हमने पढ़ा है कि भाई पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है, ग्रेजुअली चेंज होता है साइज, है ना। और इनर्ट गैस में हम जाते हैं तो वो वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है, तो वॉन डेर वाल्स रेडियस की वजह से वहां पे साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वॉन डेर वाल्स रेडियस की वैल्यू ज्यादा रहती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से उनमें साइज इंक्रीज होता जाता है। ये सब बता दिया है मैंने। फिर आ जाइए, अब एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना। जैसे आपको मैंने इनमें एक्सेप्शन बताया था, देखो यहाँ कहाँ आया था, जीए से पहले। अब देखो जीए और एल में एक्सेप्शन आ जाता है, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं, आपको बता रखा है मैंने। तो इनका साइज पूछ सकता है, कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स का साइज पूछ सकता है, नाइट्रोजन फैमिली का पूछ सकता है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर पूछ सकते हैं, सब बता रखा है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो देखो मैंने सबके ट्रिक बता रखे हैं, आप देखना जाके पीरियोडिक टेबल में। मैंने आपको बोरोन फैमिली का भी, कार्बन फैमिली का भी, नाइट्रोजन फैमिली का भी, सबके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर लिखा रखे हैं और इनके बारे में बताया था कि इनमें कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। जैसे एन और ओ में एक्सेप्शन आ जाता है, आता है कि नहीं आता आईपी के अंदर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो एफ और सीएल में एक्सेप्शन आता है, ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आता है, सल्फर ऑक्सीजन में। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने वो बता दिए हैं, इनमें आप टाइम ज्यादा कंज्यूम ना करना। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी अभी बताया था मैंने, हर एक ग्रुप के अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कई ग्रुप में ऐसे भी हैं जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में 3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 5 भी होती है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, 5 की बढ़ जाती है। अब देखो फास्फोरस है 5 दिखाता है, नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। सल्फर की बात करें तो सल्फर को देखो आप 2, 4, 6 3 तरह की कोवैलेंसी दिखा देता है। आप देखो SF2 भी बन जाता है, SF4 भी बन जाता है, SF6 भी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? क्यों? क्योंकि इसके जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल निकल के डी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं एक्साइट होके। तो 2 से 4 हो जाती है वैलेंसी शेल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट।
2 से 4, 4 से 6 हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के पी में से और डी में चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनपेयर्ड हैं, जो वैलेंसी को शो करते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती चली जाती है। इसी तरह फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन फैमिली के अंदर क्लोरीन को देखिए आप 1, 3, 5, 7 तक दिखाता है। अरे क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन होता है कि नहीं? क्लोरीन देखा है ना, FClBrI क्लोरीन। तो क्लोरीन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में NH2NP5 आता है। तो देखो वैलेंसी शेल में सारे हैलोजन फैमिली के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन तक डोनेट कर सकता है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी में जाता रहता है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज होती रहती है। 1 से 3 हो जाती है, 3 से 5 हो जाती है, 5 से 7 हो जाती है। सब जानते हैं। तो कई तरह की कोवैलेंसी दिखाता है। हैलोजन फैमिली, सॉरी, इनर्ट गैस फैमिली के अंदर वैसे तो देखो इनर्ट गैस कहते हैं इनको, क्योंकि ये इनर्ट होती है, क्योंकि रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सॉरी होता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्यों रिएक्शन करेगी? जब जो ऑलरेडी स्टेबल है उसे क्या जरूरत पड़ रही है किसी के साथ बॉन्डिंग करने की? हाँ, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ जो हैवी एलिमेंट है इनर्ट गैस में, वो छोटे हैलोजन, छोटे एटम जो होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट जैसे हैलोजन है, ऑक्सीजन है, उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे एक्सी की बात करें, फ्लोरीन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। जनरली तो आपसे कोई पूछे ना कि क्या इनर्ट गैस रिएक्शन करते हैं, तो आप कह रहे भाई नहीं, इनर्ट गैस तो इनर्ट ही होते हैं, रिएक्शन नहीं करते। लेकिन आपसे कोई कहे कि भाई इनर्ट गैस के कंपाउंड बन ही नहीं सकते, तो ये गलत बात है। XeO4 बनता है, XeF6 बनता है ना। तो कहने का मतलब ये बनाते हैं, कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन इन जनरल केसेस नहीं बनाते, है ना। फिर आ जाइए आगे, कैटेनेशन नेचर। कैटेनेशन नेचर का मतलब है कि एलिमेंट का एलिमेंट से जुड़ने की टेंडेंसी। जैसे कार्बन से कार्बन जुड़ता चला जाता है, लंबी लंबी चेन बना लेता है, इधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया, ऊपर जुड़ गया, नीचे जुड़ गया, और साइड चेन बना लेगा, लंबी चेन बना लेगा, साइक्लिक बना लेगा, एसाइक्लिक बना लेगा, दुनिया भर की चेन बना लेता है। तो सबसे ज्यादा जो कैटेनेशन नेचर होती है ना बेटा, तो कैटेनेशन नेचर ज्यादा तो कार्बन फैमिली की होती है, बाकी में तो इतनी ज्यादा नहीं होती। और कार्बन फैमिली में भी सबसे बड़ी जो कैटेनेशन नेचर है वो कार्बन की होती है। तभी तो कार्बन अपने आप में बहुत बड़ी केमिस्ट्री तैयार कर लेता है। आप देखो कार्बन मिलके आपस में 20 लाख कंपाउंड बना चुके हैं अब तक, 20 लाख, मोर देन 20 लाख। बल्कि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, नाइट्रोजन से जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल से जुड़ता है, ट्रिपल से जुड़ता है, हर तरह के बॉन्ड, हर तरह की स्ट्रक्चर बनाता है। इसके अलावा आइसोमेरिज्म दिखाता है। दुनिया भर की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज कार्बन के अंदर और कार्बनिक कंपाउंड के अंदर होती है। इसी वजह से इन सारे कंपाउंड्स की संख्या जो है बढ़ के 20 लाख से भी ज्यादा हो गई। अब लगाओ पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या, नंबर्स ऑफ टोटल हाइड्रोकार्बन्स अगर देखें तो मोर देन 20 लाख। अब बताओ, सोचने की बात है, अकेला कार्बन हाइड्रोजन मिलकर 20 लाख से और उससे भी ज्यादा बना देता है, और बाकी के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स मिलकर 2 लाख से ज्यादा कंपाउंड नहीं बना पाए। लगभग 2 लाख कंपाउंड बनाए बाकी सबने मिलकर। और अकेले ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अगर देखें तो 20 लाख से भी ज्यादा है। तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बनाई गई, तभी तो एक केमिस्ट्री का ब्रांच बना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कैटेनेशन नेचर की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बन में फैमिली में होती है, और कार्बन फैमिली में भी कार्बन में होती है। इसके अलावा भी होती है, जैसे नाइट्रोजन में भी होती है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ऑक्सीजन में भी होती है, सल्फर में भी कैटेनेशन नेचर, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन में होती है। चलो अब मैं 2-3 सवाल आपको कराता हूं, अच्छे अच्छे सवाल है, थोड़ा सा इन पे ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट मैंने यहां लिखे हैं जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा कि ये बहुत काम के हैं, याद करने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए इसके बारे में, वो मैंने यहां लिखे हैं। आप इनको भी देखना और एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करना। देखो, इनऑर्गेनिक के ब्लॉक्स हैं ये, इसमें कोई भी गैस नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉक्स यानी कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, अब एस ब्लॉक तो है नहीं आपके, डी ब्लॉक है, ब्लॉक। अब ये तो इंफॉर्मेटिक है बेटा, इसमें क्या समझोगे आप?
ये तो इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन पता है तो कर दोगे, नहीं पता है तो गलत करोगे। इसलिए इंफॉर्मेटरी जो चीज होती है ना, उनको तो रिवीजन ही ज्यादा देना पड़ता है। आप 4-5 रिवीजन करो इनके साथ, तब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। घबराओ मत, कम टाइम है इसलिए बहुत अच्छे से कम रिवीजन में काम बन जाए, 2-3 रिवीजन में काम हो जाए, इस तरह से याद करो। अब आपको याद तो हो गई होंगी चीजें, रिवाइज ही तो करना है ना। पहली लाइन है ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट फॉर्म्स X2O3, X2O4, X2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। 15th ग्रुप की बात करें तो आप देखो ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, इसकी बात चल रही है। इसकी देखो, ये तो देखो मैं बताऊं आपको, ये तो है 13, ये है 14, ये है 15, 16, 17, 18। ये जो नंबरिंग दी गई थी ना, ये वाली नंबरिंग, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये IUPAC ने किया था, ठीक है ना। तो पहले मेंडलीव ने तो अलग तरीके से किया था, बाद में IUPAC ने सबको 1 2 3 4 5 18 तक नंबर दे डाला, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट, जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये कह रहा है कि ये तीनों चारों तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। N2O3 बनाता है, मान लो मैंने N X की जगह N मान लिया, तो N2O3 बन गया, N2O4 बन गया, N2O5 बन गया। तो ये कह रहा है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स करते हैं काम। ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट्स X2O3, X2O4, X2O5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे मैं फास्फोरस की बात करूं तो P2O3 बनता है, P2O4 बनता है, P2O5 बनता है। ये ऐसे कहना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये पहली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म्स X2O3, X2O4, X2O5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। हाँ, कुछ के ऑक्साइड्स ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं, या लीस्ट स्टेबल या लेस स्टेबल होते हैं, हाँ, लेकिन बनाते जरूर। दूसरी लाइन है एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर के बारे में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता रखा है, आप देखना। किसी को ये P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक या ये चीजें, ये टॉपिक बहुत अच्छे से और ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ना है तो आप PDF डाल रखिए मैंने ऐप के अंदर, आप उन PDF को भी देख लीजिए। उन सारी PDF के अंदर एक एक चीज लिख रखी है। अगर आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए तो, कि सर मुझे तो पूरा देखना है इसके बारे में, तो आप उसको PDF को चेक करें, उसमें सारी चीजें दे रखी है। एसिडिक नेचर N2O5 की सबसे ज्यादा, P2O5 की उससे कम, ASB की सबसे कम। तो ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, वैसे वैसे एसिडिक नेचर घटती है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है क्या, कि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। घूम गए दिमाग, वापस सुनो। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, सुन लो लाइन को ढंग से। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। तो लाइन ठीक है। अगला है पॉइजनस नेचर। देखो अमोनिया PH3, वैसे अमोनिया पॉइजनस नहीं है, यह बहुत कम है, लेकिन आप और नीचे जाओगे NPAS, SB, तब ये मान लो कि उनकी पॉइजनस नेचर बढ़ती चली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही लाइन है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें इनके हाइड्राइड्स की, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, फिर PH3, फिर ASH3, आप नीचे जाओ NPAS, SBBI, तो SBBI ये तो रूम टेम्परेचर पे टूट जाते हैं, इतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होती है। NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, H बॉन्डिंग भी होती है इसके अंदर, ध्यान सुना है ना आपने, सही है लाइन। फिर है रिड्यूसिंग नेचर। बच्चों रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ती है, ये भी बहुत बढ़िया लाइन है, खूब इस पे सवाल पूछे गए हैं, आपको आगे भी याद रखना है। रिड्यूसिंग नेचर कभी पूछ, अभी ऐसे भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे इसके लिए पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल
थर्मल स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट थर्मल स्टेबल कंपाउंड, थर्मल स्टेबल हाइड्रेट। तो कोई जरूरी नहीं है मैंने जैसे लिखा है वैसे ही पूछे, वो किसी भी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉइजनस कंपाउंड, मोस्ट पॉइजनस हाइड्रेट। समझ में आ रहा है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आपको इसलिए लिखी है लाइन क्योंकि ये लाइन मुझे आप तक पहुंचानी थी, मुझे बहुत अच्छी लाइन लग रही है इस बार के लिए, पूछे जाने के चांस लग रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। इट मींस ऑल लाइन्स आर, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ये मेरा पहला सवाल। अब ये पांचों लाइन आपको याद होनी चाहिए। अब ये किस तरह से पूछी जाएंगी ये मैं नहीं कह सकता, हाँ इनके चांस बनते हैं, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब अगली लाइन है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन फिर से वही सवाल मैंने आपसे कहा, आपको कुछ फिर लाइन मैंने दे रखी। पहली लाइन, ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर कोवेलेंट। नाइट्रोजन फैमिली के सारे ट्राई हैलाइड कोवेलेंट होते हैं, BiF3 को छोड़ दो। NPASSB, ओ माय गॉड, सही कह रहा है, क्योंकि कोवेलेंटिक टेंडेंसी ऊपर से नीचे घटती है, आयोनिक टेंडेंसी बढ़ती है। तो ऑल ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर कोवेलेंटिक सही है, बस BiF3 को छोड़ दीजिए, ये एक्सेप्शनल है। बिल्कुल सही लाइन है ये, सारे के सारे हैलाइड्स कैसे होते? कोवेलेंटिक नेचर के होते, बिल्कुल ओके लाइन। अगला है, बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पेंटाहैलाइड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था NPASSBBI, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 3 5 3 5 3 5 3। ये 3 क्यों रह गया जबकि सबकी 5 5 हो गई थी? यहां तो ये इसीलिए रह गया कि बिस्मथ के वैलेंसी शेल में जो NS2 NP3 है ना, ये NS2 का जो पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का, ये इनर्ट हो जाता है। इनर्ट इन द सेंस मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ये डोनेट नहीं कर पाता, ये एलिमेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज कर देता है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 3 तो गए, 3 जाने की वजह से इस पे +3 तक तो आ जाता है, लेकिन फिर +5 नहीं बन पाता, और ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है कि बिस्मथ स्टेबल पेंटाहैलाइड, ध्यान रखें स्टेबल पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता, इसका मतलब है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। दिस इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, करेक्ट लाइन। ठीक है, अगला, PCl5 इज मॉलिक्यूलर इन गैस एंड लिक्विड। बिल्कुल ठीक है, PCl5 मॉलिक्यूलर होता है गैसियस और लिक्विड फेज में, लेकिन सॉलिड फेज में क्या होता है? बट इन सॉलिड स्टेट प्रेजेंट एज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो इस टाइप का एक आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक सॉलिड बना लेता है, जिसमें P जो है टेट्रावैलेंटिक और हेक्सावैलेंटिक आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो प्लस माइनस मिलके आप जब PCl5 को तोड़ते हैं ना, तो PCl3 और Cl2 में टूटता है। इसी तरह P के बाद NPASSBBI होता है ना, NPASSBBI। इसी तरह SbCl5 को जब तोड़ोगे ना आप, SbCl5 को, तो ये SbCl4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये ध्यान रखना। इसी तरह से PCl5 को जब आप सॉलिड स्टेट में लेते हो ना, तो वो टूट के PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट होता है। इट मींस PCl5 नहीं रहता सॉलिड स्टेट में, P2Cl10 हो जाता है। समझ गए? तो P2Cl10 जब टूटता है तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सवाल नीट में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में, आप देख लेना पेपर। एक पायरोफॉस्फोरिक एसिड हैज POP लिंकेज। तो देखो एक हिंट मैंने दे रखा है, आपको याद रखना। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 तो इसमें हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 और एक ये रही बीच में 7, इसके अंदर ऑक्सीजन है और P2 है, तो H4P2O7 ये इसका
फॉर्मूला है, इसमें एक लिंक पीओपी का बन जाता है। इस तरीके के लिंकेज वाले सवाल भी पूछे गए हैं कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखें। यह भी पूछा जाता है कि किस टाइप का लिंक है, किसके अंदर पीपी लिंकेज है, पीओपी लिंकेज है, इस टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं पहले, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना इस चीज को। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि चारों स्टेटमेंट फिर से करेक्ट। ठीक है, मैं आपको वो काम की चीजें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉक्स को लेकर रहती है कि सर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में से क्या याद करें क्या छोड़ें, समझ नहीं आता कितना याद करना है, मतलब कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, अब मतलब कहां तक याद करें। तो इसलिए मैंने थोड़े से सेलेक्टिव चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखो, मैं तो गॉड से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाए। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दे दूं, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं इनऑर्गेनिक के लिए आपसे कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को भी फोकस में रखें, है ना बेटा, उसको भी देखते रहें, क्योंकि ऐसा तो भाई अपन ये तो सोच के नहीं जा सकते ना कि अपन जो याद करके जाएंगे वो ही आ जाए। अच्छी बात है, आएंगे आ जाएंगे, अच्छी बात, लेकिन हमें तैयार तो रहना है ना, रेडी तो रहना है ना कि कल को वो चीजें नहीं आए जो हम पढ़ के जा रहे हैं, कुछ और आ जाए या उनसे मिलता जुलता कुछ आ जाए, तो हमें प्रिपेयर होके तो जाना पड़ेगा ना कि हम तैयार हैं हर तरीके से, कि भाई कोई अगर सवाल इस टाइप से ना आके बदल के आ गया तो हम उसको भी सही कर देंगे। तो उस लेवल की तैयारी तो करनी ही है अपने को। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको मैं स्टेटमेंट नहीं सिखा रहा, मैं आपको बस वो लाइंस बता रहा हूं, वो जनरली पी ब्लॉक से सवाल इसी टाइप का आता है, मैंने इसीलिए इस टाइप का सवाल ही लिखा है। एक तो तरीका बनता है कि भाई मैच कर दो लाइंस को, इधर वाली चीज को इधर वाली, तो इससे मैचिंग वाला भी बन सकता है। भाई एक तरफ थर्मल स्टेबिलिटी लिख दे, रिड्यूसिंग नेचर लिख दे, एक तरफ ऑर्डर लिख दे और मैच करने के लिए बोले, तो ये भी हो सकता है। इसलिए मैंने इस टाइप से लिखा कि वो आपको ऐसे, इसमें सारे तरह के सवाल हो जाएंगे आपके, ठीक है, अगर ये याद हो गई तो। एक्सेप्ट H2O अदर हाइड्राइड्स कलरलेस पॉइजनस गैसेज इन ऑक्सीजन फैमिली। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं, जैसे H2O, H2S, H2Ac, H2Te, OSACTE, PO, ठीक है ना, H2PO। अब देखो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। अब देखो सल्फर 2 भी दिखाएगा, 4 भी दिखाएगा, 6 भी दिखाएगा, ये सब ऐसे ही दिखाएंगे, लेकिन नीचे वाले में गड़बड़ हो जाएगी, फिर वही लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वही चीजें रिपीट हो रही है, सब में अलग अलग तो हो नहीं सकती ना, प्रॉपर्टी तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना एक दूसरे से। तो ये कह रहा है कि H2O को छोड़कर बाकी सब पॉइजनस गैसेज हैं, बिल्कुल सही है, केवल यही है जो लिक्विड है और पीने के योग्य है, हम पीते हैं इसे, ये कोई पॉइजनस चीज नहीं है, बाकी इनमें पॉइजनस टेंडेंसी होती है। बिल्कुल करेक्ट लाइन। अगली है थर्मल स्टेबिलिटी। तो अभी देखो H2O, H2S, यहां क्या लिखा था, थर्मल स्टेबिलिटी NH3, PH3, ASH3 घटती हुई दिखाई थी ना, यहां भी घटती हुई दिखाएंगे, वही तो हाइड्राइड फैमिली है ना, ये भी हाइड्राइड्स हैं, वो भी हाइड्राइड्स हैं, वो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स थे, ये ऑक्सीजन के हाइड्राइड है, तो ऊपर से नीचे थर्मल स्टेबिलिटी इनकी भी घट रही है, इनकी भी घट रही है, ठीक है ना, सही है। कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर H2S, H2Ac, H2Te। H2O रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, मैं बता दूं, H2O रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, जीरो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है। H2Te सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इनमें तीनों में। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ SO2, SeO2, TeO2। तो देखो वही चीजें यहां बताई थी मैंने, यहां भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही थी ना ऊपर से नीचे, तो यहां भी देखो कम हो रही है, SACTE, ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो ये भी वही है। मतलब मैं आपको ये नहीं भी बताता तो मैंने पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में इतने अच्छे से इन चीजों को रिवाइज कराया है कि आप वहां से भी इनको सही कर सकते थे। नेक्स्ट है SF6, ACF6 पॉसिबल है, लेकिन
और दूसरे हैलोजेंस के साथ आप इस टाइप के हैलाइड्स नहीं बना सकते, हेक्सा हैलाइड। अब वो बनेगा भी कैसे, आप खुद बताओ। F के बाद Cl के बाद Br के बाद I तक जब आप जाते हो तो साइज भी तो बढ़ रहा है ना हैलोजेंस का। अब इतने मोटे मोटे हैलोजन I, इतने बड़े बड़े I, 6 I कैसे लगाओगे आप? अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा सल्फर, एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे इसके ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब ये है SF6 SeF6 तो पॉसिबल है, लेकिन इसकी जगह SBr6 होता, Si6 होता तो वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे सराउंडिंग एलिमेंट्स की साइज बढ़ती है तो सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता चला जाता है ना। नेक्स्ट है गामा सल्फर नॉट सॉल्युबल इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। देखो 3 तरह के सल्फर हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर। इन तीनों के बारे में एक बार देख लेना आप। इन तीनों में से जो गामा सल्फर है ना वो CS2 में सोल्यूबल नहीं है, अल्फा और बीटा सल्फर तो CS2 में घुल जाते हैं, तो ये लाइन भी ठीक है। ओके बच्चों, तो याद रखना इन चीजों को, बहुत काम की चीजें हैं। एक्स्ट्रा आप कुछ भी पढ़िए, कोई मना नहीं है, इनको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो बोरॉन और कार्बन फैमिली से मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। इनमें बहुत अच्छी अच्छी लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छे से सुनना और समझना इनको, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर CF4 का सबसे ज्यादा होता है, और इसका रीजन है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए C और F के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और C और I के बीच का बॉन्ड सबसे हल्का बनता है, क्योंकि I का साइज ज्यादा है तो C और I के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो पहली लाइन ठीक है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मान लीजिए कॉमन हैलोजन ले लीजिए कि सबके अंदर अलग अलग हैलोजन लेने के बजाय सेम हैलोजन ले ली, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अलग अलग एलिमेंट ले लिए, तो वही बॉन्ड लेंथ के हिसाब से करना है वापस। आप देखो CX4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि C और X दोनों छोटे साइज के हो जाएंगे, या फिर X अगर कोई सब में पर्टिकुलर लोगे तो सब में तो X तो कॉमन ही हो गई, तो C भी तो छोटा है ना यहाँ पर, इसलिए बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया, पहला भी ट्रू आ गया, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू आ गया, ये भी सही, ये भी सही। तीसरा है, एक्सेप्ट कार्बन हैलाइड अदर हैलाइड्स ऑफ C फैमिली आर इजीली हाइड्रोलाइज। कार्बन फैमिली को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे हैलाइड्स इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कार्बन हैलाइड को छोड़ दो, फैमिली को नहीं, कार्बन हैलाइड को, क्योंकि कार्बन जो होता है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, और जब हाइड्रोलाइज करोगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप सिलिकॉन का कर सकते हो, इसके अलावा आप जो है जर्मेनियम का कर सकते हो, SN का कर सकते हो, सारे के सारे हैलाइड्स का आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो C के हैलाइड्स को छोड़ के। ये भी सही लाइन हो गई। SiF6-2, GeF6-2, PbCl6-2 ये सब बन जाते हैं क्योंकि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना सकते हैं, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो F- आके इन पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है ना, यानी कि ये एलिमेंट SiF4-2 जो है, सॉरी SiF6-2 जो है ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर SI है, और SI के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर जाएगा, और F- लुईस बेस की तरह काम कर जाएगा, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको समझा रखा है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अगला है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर आपको देखनी है एक बार। ग्रेफाइट में लेयर के ऊपर लेयर होती है, तो ये अच्छे खासे जो है एक लेयर्स आपस में एक दूसरे पे सरकती रहती हैं, तो अच्छा खासा बढ़िया जो है लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। इसके अलावा कंडक्टर भी है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री रह जाता है। डायमंड का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्योंकि कार्बन की स्ट्रक्चर वहां sp3 हाइब्रिडाइज होती है, और sp3 होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल बनते हैं, बॉन्ड्स जो बनते हैं, यानी कि वो अच्छे बॉन्ड बनते हैं। 1.54 एंगस्ट्रॉम उनकी बॉन्ड लेंथ होती है, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अच्छा होता है, तभी तो डायमंड का यूज हम ज्वेलरी वगैरह में करते हैं। तो देखो ये अब ये समझाने की चीज तो है नहीं, जनरल नॉलेज की है, इंफॉर्मेटिव है। शेप ऑफ C60 इज सॉसर बॉल एंड C70 इज रग्बी बॉल। बिल्कुल ठीक है, C60 और C70 की शेप बिल्कुल ऐसी ही होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल
एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली आर सॉलिड। देखो Ga को छोड़ दो, गैलेनियम को छोड़ दो, गैलेनियम का जो एमपी है वो बहुत कम होता है। अगर हथेली पे भी रखे ना इसको तो हथेली की टेम्परेचर से ही वो पिघल जाता है, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। बाकी सब तो जो है सॉलिड होते हैं, ये जो है पिघली हुई यानी मेल्ट स्टेट में मिलता है। बोरॉन हैज वेरी हाई एमपी ड्यू टू आइकोसाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें 12 बोरॉन एटम्स आपस में जुड़ते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है कि उसमें कितने सारे फेस हो गए, 20 फेसेज हो गए, ठीक है, सही लाइन है। एट हाई टेम्परेचर बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म नाइट्राइड्स। बिल्कुल ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है नाइट्राइड बनाएंगे, बी से Bn बनेगा, Al से Aln बनेगा। इसके अलावा इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर एयर में गर्म करें तो ये ऑक्साइड भी बनाते हैं, B2O3 Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट है IN एंड TL डोंट रिएक्ट विद एल्कली ड्यू टू बेसिक नेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो खुद बेसिक हो जाएंगे तो बेसिक कंपाउंड्स के साथ यानी कि एल्कली के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही लाइन है। एसिडिक स्ट्रेंथ BF3 BCl3 BBr3 BI3 की यही होगी। देखो वैसे तो होनी तो BF3 की सबसे ज्यादा चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है BF3, देखो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन BF3 के बोरॉन के ऊपर जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बोरॉन के ऊपर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड के साथ, देखो अब ये बैक बॉन्डिंग होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसी तरह यहां पे भी लोन पेयर है वो इधर जाएगा, इसी तरह यहां पे जो F लगी हुई है इसका भी लोन पेयर इसमें जाएगा, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे F के, तो बैक साइड बॉन्डिंग हो रही है। तो इससे क्या नुकसान हुआ, इससे ये नुकसान हुआ कि बोरॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को काफी हद तक इन लोन पेयर्स ने पूरा कर दिया। अब डेफिशिएंसी कम रह जाएगी यानी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी तो लुईस एसिड का काम कैसे करेगा। तो यही रीजन है कि BF3 की सबसे कम हो जाती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो तो F से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं होता, तो BF3 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बिटवीन B एंड F लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ B, सो इस वजह से इस बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं रह पाती या बहुत कम रह जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए तभी वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये है बैक बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना है। इस तरीके की बैक बॉन्डिंग को p-pi बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। अब बात यह थी कि सर BCl3 BBr3 BI3 में नहीं होती क्या, बिल्कुल होती है। F की जगह Cl होगा, F की जगह Br होगा, F की जगह I होगा तो भी होगी, लेकिन समस्या क्या आएगी कि ये बैक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि B का साइज तो हो जाएगा बट I का साइज तो हो जाएगा बड़ा। I का तो बहुत अब बाद वाला p ऑर्बिटल लेना है, B का p ऑर्बिटल अंदर का लेना है, यानी कि छोटा सा p ऑर्बिटल, एक तो p छोटा है एक p बड़ा हो जाएगा, तो दो अलग अलग साइज के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, केमिकल बॉन्डिंग बता रखा है मैंने। इसलिए जैसे जैसे साइज बड़ा लेते जाओगे यहाँ बैक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। तो BI3 में बैक बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए B पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा रहती है, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया जा पाता, और यही रीजन है कि ये अच्छे खासे लुईस एसिड का काम कर जाता है। तो BI3 सबसे ज्यादा हो गया। AlCl3 GaCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि AlCl3 GaCl3 AlBr3 इनके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेचर में एग्जिस्ट कैसे करेंगे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो लोग मिलके रहते हैं, समझ में आ रही, जैसे AlCl3 ऐसे दो जुड़ जाएंगे, दो जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, और दो जुड़ेंगे तब जाके आपको जो है कंपाउंड मिलेगा, यानी Al2Cl6 बन जाएगा, Al2Cl6 बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा। तो डाइमर बनाने की टेंडेंसी होती है इनके अंदर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इट्स ओके, कोई दिक्कत है। AlCl3 Al2Cl6 की फॉर्म में मिलता है, GaCl3 Ga2Cl6 की फॉर्म में मिलता है, जैसे BH3 B2H6 की फॉर्म में मिलता है, बनाना बॉन्ड बना लेता है। बनाना बॉन्ड सुना ना आपने, बनाना बॉन्ड, ये BH3 हो गया। तो देखो BH3 एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, ये हो गया, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से यहां से भी ये बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बॉन्डिंग हो गई, इस पे भी 2H इधर लग गए, इस पे 2H इधर लग गए, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो जाने की वजह से ये बनाना बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये इतना ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस ध्यान रखना, BH3 B2H6 बना के रहता है, क्योंकि एग्जिस्ट करना है नेचर में, ऑक्टेट कंप्लीट करके रहना है।
BF4 माइनस AlF6 माइनस 3 आर पॉसिबल बट BF6 माइनस 3 नहीं। क्यों? क्योंकि यहां वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां वैकेंट d ऑर्बिटल है, लेकिन यहां वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से कहां से जोड़ोगे आप दो f को भाई, अलग से कहां से लाओगे? तो BF4 माइनस तक तो बन सकता है, लेकिन BF4 माइनस में और f नहीं जोड़ सकते अब आप, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल बचेंगे नहीं। तो एक F माइनस तो जुड़ जाएगा, यहां तो और भी जोड़ सकते हो आप। देखो AlF6 माइनस 3 तक बना दिया आपने, क्योंकि Al के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट, अब देखो बोरेक्स बीट टेस्ट एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। इससे B2O3 ग्लासी मास बनता है, मोती जैसा चमकता है वो बिल्कुल। उसमें अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो अलग अलग कलर देता है और इस तरह से टेस्टिंग हो जाती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोरेक्स बीट टेस्ट अच्छा है, एक बार देख लेना। जब बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं और उसमें Mn मिलाते हैं, FeCO NiCu डालते हैं तो ये अलग अलग कलर देते हैं। देखो मैंगनीज वायलेट कलर देगा, Fe ग्रीन कलर देगा, CO ब्लू कलर देगा, Ni ब्राउन कलर देगा, Cu ब्लू कलर देगा। बिल्कुल सही लाइन है ये कलर भी आपको याद करने, कलर्स पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, अभी जो B2H6 की स्ट्रक्चर बनाई थी ना मैंने, ये वाली ये बनाई थी ना B2H6 की स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो। इस स्ट्रक्चर में ये जो BH बॉन्ड है ये तो अलग डिजाइन के, अलग टाइप के हैं, और ये BH बॉन्ड अलग टाइप के। तो ये वाला तो बनेगा BHB, इधर ये बन गया BHB। 3 एटम मिले, देखो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, और इलेक्ट्रॉन काम में आए केवल 2, इसलिए इस टाइप का जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला बीच में, इसे तो कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर यानी कि 3 चीजें मिली, 3 सेंटर मिले और 2 ही इलेक्ट्रॉन से ये अट्रैक्शन होके बॉन्ड बन गया, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये कह रहा है कि 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड है टर्मिनल बॉन्ड 1 2 3 4, ये तो जैसे रेगुलर बॉन्ड होते हैं वैसे ही हैं, जिसमें 2 सेंटर मिले हैं, 2 एटम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और बॉन्ड बना लिया। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन ये जो बॉन्ड है जिसे बनाना बॉन्ड कह रहे हैं, ये जो बॉन्ड है ये अलग है। इसमें 3 एटम काम में आते हैं बॉन्ड बनाने में और 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, इसलिए ये वीक बॉन्ड होता है। ये बन गया देखो BHB BHB। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें, ये लाइन भी सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन तो हो गए बोरॉन और कार्बन फैमिली से। और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहा ना बस उन चीजों को बताऊंगा जो मुझे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। ठीक है बेटा।